हेलो स्टूडेंट्स, जीएस विजन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विजय सेमवाल आज उत्तराखंड में गोरखा शासन को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आपको मालूम है, हाल में नेपाल के प्रधानमंत्री जी के माध्यम से कुछ विवादास्पद और हास्यास्पद कुछ तर्क दिए गए हैं उत्तराखंड के क्षेत्रों से संबंधित, जहां उन्होंने कहा है, शुरुआत में कहा कि काला पानी का क्षेत्र नेपाल के अधीन है, और हाल ही में उन्होंने कहा है कि देहरादून और नैनीताल का क्षेत्र भी नेपाल का ही अंग है। क्यों ओली जी इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं? क्लियर है? तो वो सारी चीजें हमको समझनी आवश्यक है। हालांकि वो भारत नेपाल के संबंधों को लेकर भी काफी चर्चा में चल रहा है, और ये जो सारा आधार ओली जी के माध्यम से रखा गया है, जहां वो देहरादून, नैनीताल और काला पानी को अपने नेपाल क्षेत्र का ही हिस्सा मान रहे हैं, तो क्यों ऐसा वो तर्क दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा इतिहास में। यानी गोरखों का इतिहास देखा जाएगा, और गोरखों के इतिहास में क्या रोल रहा था, उसी के आधार पर हम लास्ट में ये डिसीजन ले सकेंगे कि क्या ओली जी का जो तर्क था वो सही है, या जैसे मैंने कहा कि वो हास्यास्पद है। तो उस सारी चीजों का हम उत्तराखंड की हिस्ट्री से कोरिलेट करते हुए समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, उत्तराखंड में गोरखा शासन। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें, और फिर आप लोग ही अपने हिसाब से डिसीजन ले कि किस तरीके का ये स्टेटमेंट रहा है। देखना, अब जब हम उत्तराखंड में गोरखा शासन की बात जब भी करते हैं, तो यहां पर उत्तराखंड के क्षेत्र से दो मंडल वर्तमान में देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक मंडल गढ़वाल मंडल के रूप में और दूसरा मंडल उत्तराखंड का है, जिसको कि मैं कुमाऊं की संज्ञा दे रहा हूं। क्लियर है? तो दो तरीके के मंडल उत्तराखंड के क्षेत्र में है, जिसमें एक गढ़वाल और एक कुमाऊं है। इतिहास कहता है कि ये जो गढ़वाल मंडल वर्तमान का है और ये जो कुमाऊं मंडल वर्तमान का है, ये आज उत्तराखंड के हिस्से हैं, लेकिन एक समय उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा आया था कि इस संपूर्ण उत्तराखंड के क्षेत्र पर गोरखों ने अपना एक छत्र राज किया था। तो वही चीज हम लोगों को आज डिस्कस करनी है और समझना है। देखना, वो चीज समझने से पहले हमको इस कुमाऊं के क्षेत्र का जो इतिहास है, इस इतिहास की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा, इसमें एंटर करना पड़ेगा, जहां हम 1790 के समय काल में एक प्रमुख घटना को इंप्लीमेंट करेंगे। इसी तरीके से हम गढ़वाल के इतिहास में एंटर करेंगे, और सन 1804 की क्या घटना हुई थी, जिस घटना के माध्यम से हमने उत्तराखंड के गढ़वाल में गोरखों को स्थापित किया। तो इन दो चीजों पर महत्वपूर्ण रूप से क्या करना है, जिक्र करना है, चर्चा करनी है, क्योंकि टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। छोटे एग्जाम से लेकर के चाहे ग्रुप सी हो, चाहे आपका पीसीएस के लेवल के एग्जाम हो, तो सारी जगहों पर उत्तराखंड में गोरखा शासन से संबंधित सवाल बने हैं और आगे भी बनते आएंगे। देखना, ये दो चीजें मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन थोड़ा सा चलते हैं कि उत्तराखंड का जो पूर्वी देश है, उत्तराखंड के पूर्व में जो स्थित देश है, जिसको मैं नेपाल कह रहा हूं, थोड़ा सा इस नेपाल के इतिहास पर भी फोकस कर देते हैं कि कैसा रहा होगा नेपाल का इतिहास, क्योंकि यहीं से ही फिर हम क्या करेंगे, सेना को उत्तराखंड के क्षेत्रों में एंटर करवाएंगे। देखना, अब इस नेपाल क्षेत्र का इतिहास क्या कहता है कि जिस तरीके से गढ़वाल एक समय काल में 52 प्रकार के अलग अलग गढ़ों में विभाजित था, सेम वही गतिविधि आपको नेपाल के क्षेत्र में देखने को मिलती थी। नेपाल भी अनेकों प्रकार की टुकड़ियों में विभाजित था, जिन टुकड़ियों की संख्या 24 कही जाती है। यानी इसी तरीके की गतिविधि हम गढ़वाल में देखते हैं 52 गढ़ के रूप में, जबकि नेपाल की मैं बात कर रहा हूं तो संपूर्ण नेपाल 24 अलग अलग गढ़ों में विभाजित हुआ करता था। फिर हम उत्तराखंड में क्या देखते हैं, गढ़वाल का क्षेत्र कि 52 गढ़ों को एक करेगा अजयपाल। यही गतिविधि आगे चलकर के नेपाल के देश से संबंधित एक राजा है, जिसको कि पृथ्वी नारायण शाह कहा जाता है। ध्यान से, क्योंकि नेपाल के इतिहास से संबंधित सवाल भी उत्तराखंड के एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं। क्लियर है? तो वो सारी चीजों को डिस्कस करना भी आवश्यक है। जिस तरीके का कार्य गढ़वाल में अजयपाल ने किया, वो कार्य नेपाल में पृथ्वी नारायण शाह करता है। यानी 24 जो गढ़ हुआ करते थे नेपाल में, उनको एकीकरण करने का काम पृथ्वी नारायण शाह करेगा। अब
पृथ्वीनारायण शाह के अतिरिक्त हमको कुछ विशेष राजाओं का क्रम देखना है, जिसके पश्चात हमको नेपाल के इतिहास में रण बहादुर शाह नाम का एक राजा है। इस राजा के समय काल की एक घटना उत्तराखंड पर हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, पृथ्वीनारायण नेपाल का एकीकरण करने वाला, इसलिए पृथ्वीनारायण को नेपाल का अजयपाल कहा जाता है। और इसी पृथ्वीनारायण को नेपाल का बिस्मार्क या आधुनिक नेपाल का जो निर्माण करता है, उन अनेकों प्रकार के नामों से इसी पृथ्वीनारायण को सुशोभित किया गया है। मैंने कहा इसी नेपाल के इतिहास में पृथ्वीनारायण के पश्चात आने वाले शासकों में एक राजा है, जिस राजा का नाम रण बहादुर शाह कहते हैं। थोड़ा सा रण बहादुर शाह पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी का संबंध अब उत्तराखंड के कुमाऊं पर देखने को मिलेगा। 1790 का जब समयकाल चल रहा था, तो इस 1790 के समयकाल में नेपाल देश में राजा बैठा हुआ है रण बहादुर शाह। और कुमाऊं के क्षेत्र में इस समय जो सत्ता चल रही है, वो सत्ता चंद राजवंश के नाम से है। आपको मालूम है कि यदि हमको कुमाऊं का इतिहास पढ़ना होता है, तो हम सीधे चंद डायनेस्टी को उठा लेते हैं, चंद राजवंश को पढ़ते हैं, वही आपको कुमाऊं के इतिहास का दर्शन कराता है। तो चंद राजवंश इस समय चंद राजवंश कुमाऊं में चल रहा है, और समयकाल मैंने कहा सन 1790 का था। राजा की भूमिका में देखा जाए तो इस समय कुमाऊं के क्षेत्र में राजा की भूमिका में महेंद्र चंद नाम का व्यक्ति है, और यह महेंद्र चंद वही है जो मोहन सिंह रौतेला के परिवार से संबंधित था। और मोहन सिंह रौतेला हमको मालूम है कि वो व्यक्ति था जिसने चंद राजवंश से संबंधित दीपचंद नाम के राजा को जेल में बंद किया, और जेल में बंद करने के बाद उसकी आगे चल करके कहा जाता है कि हत्या भी कर डाली थी। तो उसी मोहन सिंह रौतेला, या जो आगे चल करके राजा की गद्दी पर बैठा मोहन चंद के नाम से, उसी के परिवार का सदस्य था महेंद्र चंद। ये इस समय कुमाऊं की सत्ता पर बैठा हुआ है। सन 1790 में हुआ क्या, कुमाऊं का चाणक्य, जिस चाणक्य को हर्षदेव जोशी की संज्ञा दी जाती है, ये हर्षदेव जोशी जेल में बंद किया जा चुका है, और करने का कार्य कौन करता है? मोहन सिंह रौतेला, जो मोहनचंद के नाम से गद्दी पर बैठा। कहते हैं कि हर्षदेव जोशी के समय काल की गतिविधि यह है कि सन 1790 के समय में, सन 1790 के समय काल तक आते आते हर्षदेव जोशी जेल से मुक्त हो चुका था, और इसी हर्षदेव जोशी ने महेंद्र चंद को युद्ध में परास्त करने के लिए नेपाल शासक को एक पत्र भेज दिया है। और नेपाल में इस समय सत्ता पर आसीन है रण बहादुर शाह। गोरखा, जो कि इस तरीके के निमंत्रण को जब प्राप्त करते हैं, तो तुरंत ही अपनी एक सेना को तैयार कर देते हैं, और वहां से महान सेनापति, जिसको कि अमर सिंह थापा कहा जाता है, हम आगे देखेंगे। अमर सिंह थापा जो नेपाल के इतिहास में महानतम सैनिकों की लिस्ट में शामिल होता है, आगे चल करके उसके साथ क्या हश्र किया जाएगा नेपाल के शासकों के माध्यम से। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कुमाऊं पर अभियान किया। क्यों हम ये चीज देख रहे हैं? क्योंकि हमने उत्तराखंड में गोरखा शासन स्थापित करना है। देखना, हर्षदेव जोशी कुमाऊं के चाणक्य ने नेपाल के शासक को लेटर लिख दिया है। लेटर के अनुसार नेपाल की सेना तैयार हो चुकी है, सेना का नेतृत्व कर रहे हैं अमर सिंह थापा, और नेपाल के शासक रण बहादुर शाह ने नेपाल से सेना भेज दी है अल्मोड़ा पे। काली नदी को पार करते हुए गोरखा कुमाऊं में एंटर कर चुके हैं। गोरखों के अत्याचार से कुमाऊं की जनता और महेंद्र चंद भली भांति परिचित थे। जैसे ही महेंद्र चंद को खबर मिली कि गोरखा अपनी सेना लेकर के कुमाऊं में आ चुके हैं, तो यहां कहते हैं कि इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्यों? क्योंकि इसे मालूम था कि गोरखे कितने अत्याचारी हैं, और वो युद्ध जीतने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। इन सभी बातों से परिचित थी आपकी कुमाऊं और महेंद्र चंद। गोरखा अमर सिंह थापा के नेतृत्व में अल्मोड़ा में एंटर कर जाते हैं, और अल्मोड़ा में जब वो 1790 में एंटर करेंगे, तो यहां महेंद्र चंद और गोरखों के मध्य एक भीषण युद्ध होगा, जहां अंततः महेंद्र चंद को युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है। और इस तरीके से सन 1790 में कुमाऊं के क्षेत्र में गोरखा शासन स्थापित हो जाएगा। ठीक, तो पहला हमारे सामने जो फैक्ट था वो ये है कि सन 1790 में हमने कुमाऊं के क्षेत्र में गोरखा सत्ता को स्थापित कर दिया है। चलो, अब इस सत्ता को जो गोरखों से जुड़ी हुई है, हम इसको अब गढ़वाल के क्षेत्रों में भी इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो देखना,
अब जब गोरखों ने कुमाऊं के क्षेत्र में 1790 में सत्ता स्थापित कर दी है, तो वो गोरखा यहीं तक नहीं रुकने वाले हैं। क्यों? क्योंकि गोरखों का सेनापति भीम सिंह थापा, जो कि विस्तारवादी नीति का हुआ करता था। गोरखों का प्रधानमंत्री इस समय भीम सिंह थापा था, जो कि इस समय क्या कर रहा है, विस्तारवादी नीति को अपनाते हुए नेपाल से अपनी सीमा का विस्तार किए हुए आगे बढ़ रहा है। ठीक, अनेकों व्यक्ति तो हैं जो नेपाल के क्षेत्र से बड़े चर्चित रहते हैं। अब मैंने कहा कि सन 1790 में कुमाऊं में एंटर हो चुके हैं गोरखा, अपना अधिकार स्थापित कर चुके हैं, महेंद्र चंद युद्ध में परास्त हो चुका है, और इसी के तुरंत अगले वर्ष सन 1791 में गोरखों ने विचार बना लिया है कि हम सिर्फ कुमाऊं तक ही सीमित नहीं रहेंगे, हम कुमाऊं के अतिरिक्त गढ़वाल क्षेत्र पर भी अपनी सत्ता को स्थापित करेंगे। ध्यान से देखना, जब कुमाऊं में इन्होंने सत्ता स्थापित की तो उस समय राजा नेपाल का रण बहादुर शाह था, लेकिन समय के साथ साथ अब नेपाल के राजा चेंज होते चलेंगे और राजा की भूमिका में इस समय गिवार्ण युद्ध विक्रम शाह आ जाएंगे। ध्यान से सवाल बनते हैं कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति गढ़वाल आक्रमण के समय गोरखों का शासक था और कौन सा कुमाऊं के समय था? तो कुमाऊं के समय रण बहादुर शाह, जबकि गढ़वाल के समय गोरखों का राजा नेपाल में गिवार्ण युद्ध विक्रम शाह बैठा हुआ है। कहानी क्या है उसको समझते हैं और कैसे कैसे वो गढ़वाल में एंटर हो चुके हैं वो देखना है। मैंने कहा सन 1791 में गोरखों ने मन बना लिया है कि वो गढ़वाल पर भी अपना अधिकार स्थापित कर देंगे और इसी प्रोसेस को इंप्लीमेंट करते हुए गोरखा सेना लेकर के बढ़ चुके हैं गढ़वाल की ओर। कहते हैं कि गढ़वाल में जब वो 1791 में अपनी सेना लेकर के बढ़े थे तो 1791 में सत्ता प्रद्युमन शाह के हाथों में है। ये वही प्रद्युमन शाह है जिनको गोरखों ने देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में मार दिया था। 1791 में गोरखों की सेना गढ़वाल में एंटर करती है और लंगूरगढ़ के जो क्षेत्र है, इस लंगूरगढ़ के क्षेत्रों में प्रद्युमन शाह की सेना और गोरखों की सेना आमने सामने है, युद्ध होता है, संघर्ष होता है। लेकिन इसी बीच कहा जाता है कि नेपाल के क्षेत्र में चाइना के माध्यम से अभियान किया जा चुका है, जिस कारण गोरखों ने युद्ध को इस समय विराम देने का डिसीजन लिया। जब समय युद्ध को विराम देने का था तो इस समय की अवधि 1792 आ चुकी थी। देखना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। 1791 में गोरखों ने पहला अभियान गढ़वाल पर किया, लेकिन संधि या युद्ध में जो विराम की गतिविधि संपन्न हुई उस समय की अवधि सन 1792 है। क्लियर है? अब हुआ क्या? मैंने कहा नेपाल पर चाइना का अटैक हो रहा है। इस समय इसी गतिविधि को देखते हुए गोरखों ने युद्ध को विराम दे दिया है और सन 1792 में प्रद्युमन शाह के साथ लंगूरगढ़ की संधि संपन्न कर ली है। इसी लंगूरगढ़ की संधि को उत्तराखंड के इतिहास में श्रीनगर की संधि भी कहा जाता है। तो सवाल या तो लंगूरगढ़ पे आ सकता है या तो श्रीनगर की संधि पर आ सकता है। दोनों का दोनों जवाब 1792, जबकि नेपाल के गोरखों के माध्यम से गढ़वाल पर अभियान 1791 के समय में हुआ था। तो दोनों में डिफरेंस है। अगला, अब जब संधि संपन्न हुई तो संधि के अनुसार अनेकों प्रकार की शर्तें रखी जाती हैं, जिसमें से एक शर्त यह थी कि गोरखों से संबंधित एक व्यक्तित्व प्रद्युमन शाह के दरबार में रखा जाएगा। दूसरा, प्रद्युमन शाह को टैक्स देना पड़ेगा गोरखों को। ये सारी चीजें थी, या कुल मिलाकर के मैं कहूं कि गढ़वाल का राजा बैकफुट पर आ चुका है गोरखों के सामने। लेकिन समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। 1795 का अकाल उत्तराखंड के गढ़वाल पर पड़ा, राजा यहां से भी बैकफुट पर आया। 1803 का 8 सितंबर को एक भीषण भूकंप श्रीनगर के क्षेत्रों में भी संपन्न होता है। यानी एक तो बाहरी आक्रमणों से राजा परेशान, दूसरा प्रद्युमन शाह के समय काल में षड्यंत्र पर षड्यंत्र, और तीसरा प्राकृतिक आपदा भी इस समय गढ़वाल के क्षेत्रों पर निरंतर बनी हुई है। परिस्थिति ऐसी है कि जो प्रद्युमन शाह नाम का व्यक्ति था, यह आर्थिक दृष्टि से काफी कमजोर हो चुका था। सेना में भी सैनिक कम है, तो सारी गतिविधियां गोरखा भांप चुके हैं। और जब भीषण भूकंप आया 1803 का, तो ध्यान देना, इस बात का फायदा अब गोरखा उठाने वाले हैं। कहते हैं कि 1803 का जब भूकंप आया तो गोरखों ने 1803 के बाद तुरंत अभियान शुरू कर दिया और सन 1804 के समय काल में प्रद्युमन शाह नाम के व्यक्ति को पहले तो श्रीनगर से उत्तरकाशी दौड़ाया,
उत्तरकाशी से फिर टिहरी के चंबा में दौड़ाया। चंबा से फिर कहते हैं कि राजा सहारनपुर गया और वहां अपना स्वर्ण सिंहासन बेच दिया। 12,000 की सेना इकट्ठी करी और फिर सहारनपुर से देहरादून में एंटर हुआ और वहां गोरखों के साथ युद्ध करने लग गया। कहते हैं कि सन 1804 में, और तिथि यदि देखा जाए तो 14 मई सन 1804 की तिथि थी। इस तिथि को प्रद्युमन शाह की हत्या कर दी जाती है गोरखों के माध्यम से। यानी हुआ क्या, कुमाऊं गोरखों के अधिकार में तो था लेकिन गढ़वाल बाकी था, और यह गढ़वाल भी प्रद्युमन शाह की मृत्यु के तुरंत उपरांत ही गोरखों के अधिकार में आ चुका है। यानी देखा जाए तो गढ़वाल और कुमाऊं का जो क्षेत्र है, इस संपूर्ण क्षेत्र पर अब क्या हो चुका है, गोरखा सत्ता स्थापित हो चुकी है। तो यहीं से ही अब संपूर्ण उत्तराखंड में गोरखा शासन की फिर शुरुआत मानी जाती है। ठीक, शासन कैसा था, प्रशासन कैसा था, वो सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके की गतिविधियां इन गोरखों ने शुरुआती समय काल में की होंगी। अब देखना, मैंने कहा था कि जब 1790 का समय काल था तो नेपाल में राजा रणबहादुर शाह था। ठीक, और 1804 का जब समय काल था, जब गढ़वाल में अभियान किया गोरखों के माध्यम से, तो इस समय नेपाल का राजा गिवाण विक्रम शाह था। तो शुरुआती जो गतिविधि संपन्न करेंगे गोरखा, वो जुड़ी होगी कुमाऊं से। ठीक, राजा नेपाल में बैठेगा, लेकिन राजा अपना एक प्रतिनिधि इस कुमाऊं के क्षेत्र में और गढ़वाल के क्षेत्र में बिठाएगा। तो उसी पर थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस करना है, क्योंकि यहां से एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं। जब कुमाऊं में सत्ता स्थापित हुई गोरखों की, तो गोरखों का जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति इस विजित क्षेत्र में बैठता था, उसके लिए एक विशेष पद का नाम दिया जाता था, जिस पदाधिकारी को सुब्बा की संज्ञा दी गई है। ध्यान से देखना, नेपाल में तो राजा है, लेकिन इस राजा ने अपने विजित किए हुए क्षेत्र पर किसी व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में बिठाया है। वो व्यक्ति सुब्बा नाम के पद के नाम से जाना जाता था। और कुमाऊं में सबसे पहला जो पदाधिकारी सुब्बा के पद पर बैठता है, उसे उत्तराखंड के इतिहास में जोगामल की संज्ञा दी जाती है। यानी सुब्बा जोगामल कुमाऊं का सबसे पहला सुब्बा बना था। ठीक, अगला, इस कुमाऊं के क्षेत्र में मैंने कहा कि सुब्बा नाम का जो पद था, वो सुब्बा प्रतिनिधित्व कर रहा है नेपाल का। क्लियर है? जहां से सवाल बनने के चांसेस यहां बनते हैं कि इस नेपाल के क्षेत्र में या इस कुमाऊं के क्षेत्र में कौन सबसे लंबी अवधि तक सुब्बा के पद पर बना रहा, ठीक, और कौन सा सबसे अंतिम सुब्बा था। यहां से भी सवाल अनेकों प्रकार से एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखना, कुमाऊं के क्षेत्र में सबसे पहला सुब्बा जोगामल बना था, लेकिन सबसे अंतिम जो सुब्बा बना था वो बमशा था। ठीक, इनके बीच में एक व्यक्ति था, जिस व्यक्ति को नरशाही के नाम से इंडिकेट किया जाता था। ये नरशाही नाम के सुब्बा की विशेषता ये थी कि ये अपने डिसीजन मंगलवार की रात को लेता था। और इसी कारण से सवाल बनता है कि बताइए निम्न में से किस व्यक्ति के साथ मंगल की रात की घटना का संबंध है। तो मंगल की रात की जो घटना है, इसका संबंध नरशाही के साथ जुड़ा है। ठीक है, तो मंगल की रात की घटना नरसाई से जुड़ी हुई है। बमशा की विशेषता मैंने कही, सबसे अंतिम सुब्बा, सबसे लंबी अवधि का सुब्बा। और जोगामल की विशेषता थी कि कुमाऊं का सबसे पहला सुब्बा की भूमिका में था। चलो आगे देखते हैं। इसी तरीके की गतिविधि गढ़वाल के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, जहां पहले सुब्बा की भूमिका में अमर सिंह थापा को बिठाया जाएगा। तो देखना, अब जब इस प्रकार के संपूर्ण उत्तराखंड में गोरखा स्थापित हो चुके हैं, तो गोरखों ने अपने तरीके से शासन प्रशासन चलाना शुरू किया, जहां उनकी एक विशेष व्यवस्था कुमाऊं में या गढ़वाल में स्थापित थी, जिस विशेषता को मैं न्याय के क्षेत्र से जोड़ता हूं। ध्यान से देखिएगा कि न्याय की विशेषता कैसी थी इन गोरखों की, किस तरीके से वो न्याय देते थे। न्याय व्यवस्था, जिसके लिए गोरखों ने एक विशेष प्रकार के शब्द का यूज किया, जिस शब्द को दिव्य या दिव्य के नाम से जाना जाता है। मैं जब भी दिव्य या दिव्य शब्द पुकारूंगा तो मैं न्याय कर रहा हूं। गोरखा अपने अनुसार, गोरखों के जो न्याय होते थे वो उनके अनुसार बढ़िया थे, लेकिन पब्लिक के अनुसार कैसे थे वो समझना है। इस न्याय से संबंधित 2-3 शब्द हैं, जिन शब्दों में एक शब्द आता है विचारी, एक शब्द आता है हरिवंश। तो समझते हैं ये विचारी क्या है, ये हरिवंश क्या है। क्लियर है? विचारी
वो व्यक्तित्व है जो व्यक्तित्व न्यायाधीश की भूमिका में बैठा हुआ रहता है, यानी जिसको हम न्यायाधीश कहते हैं, वो गोरखा समय में विचारी के नाम से जाना जाता था। जबकि हरिवंश क्या था, तो हरिवंश महाभारत से संबंधित एक ग्रंथ है, एक अध्याय के रूप में, एक पुस्तक के रूप में। इस हरिवंश की शपथ ली जाती थी जब भी किसी से आप सच बुलवाना चाहते हो। जैसे आप देखते हो कि हम जब कोर्ट में जाते हैं तो भगवत गीता की शपथ ली जाती है, बस वही गतिविधि हरिवंश नाम के जो पवित्र ग्रंथ है, इस पवित्र ग्रंथ के साथ संपन्न होती थी। क्लियर? अब दिव्य व्यवस्था कैसी थी, दिव्य व्यवस्था कैसी थी, इसके थोड़ा सा नमूने देख लेते हैं। गोरखों के समय काल में अनेकों प्रकार की दिव्य व्यवस्थाएं थी, दिव्य व्यवस्थाएं थी, जिसमें से एक दिव्य था गोला। ठीक, इसी तरीके से तराजू दीप, इसी तरीके से कढ़ाई दीप। गोरखों ने बौकाटी दीप का उल्लेख किया है। क्लियर है? गोरखों के समय काल में हम देखते हैं घात का दीप की उल्लेख भी किया जाता है, यानी घात का दीप का उल्लेख मिलता है। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके की न्याय व्यवस्था थी गोरखा की। आपको मालूम है गोरखा समाज निडर है, साहसी है और दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए हरदम तैयार रहता है। आज भी आपकी जो भारत के संबंध में सेना है, उसमें गोरखा रेजिमेंट का काफी रोचक इतिहास है। क्लियर है? तो गोला दीप क्या था उसको समझेंगे, और न्याय कैसे देते थे ये गोला दीप के अनुसार। अब माना इनके सामने कोई ऐसे अभियुक्त खड़े हैं जिस पर कुछ इल्जाम लगा हुआ है, माना चोरी कर दी किसी ने, तो गोरखा उस व्यक्ति को सामने खड़े कर देते थे, और माना गोला दीप की व्यवस्था से वो न्याय दिला रहे हैं, दिव्य व्यवस्था कर रहे हैं, तो क्या करते थे, लोहे की एक गर्म रॉड होती थी, लाल एकदम, और कहते थे, जिस पर आरोप लगाया हुआ है, उसको कहते थे कि इस लोहे की जो गर्म रॉड है इसको हाथ में पकड़ो, यदि तुम्हारा हाथ जला तो तुम दोषी, और हाथ नहीं जला तो तुम निर्दोष, कहीं से भी इसके बचने के चांसेस नहीं है, और मृत्यु दंड तो फिर यहां पर आम बात थी। यानी गोला दीप के अनुसार लोहे की गर्म रॉड पकड़ा दी जाएगी, हाथ जला तो दोषी, हाथ नहीं जला तो निर्दोष, मृत्यु दंड दिया जाता था इस तरीके की व्यवस्था में। तराजू दीप, माना कोई अभियुक्त है जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है, तो उसको एक तराजू के पलड़े में बिठा दिया जाता, और दूसरे पलड़े में उसी के वजन के बराबर पत्थर रख दिए जाते, और फिर कहा जाता कि कल आपका वजन दोबारा नापा जाएगा, और कल यदि तुम्हारा वजन बढ़ा हुआ मिला, वजन यदि बढ़ा हुआ मिला तो तुम निर्दोष, और घट गया तो तुम दोषी। यहां पर भी मृत्युदंड पक्का। कढ़ाई दीप, कढ़ाई दीप के अनुसार एक कढ़ाई है, इस कढ़ाई में गर्म तेल होगा, और उस गर्म तेल में अभियुक्त का हाथ डाल दिया जाएगा, और कहते थे यदि हाथ जला तो दोषी, नहीं जला तो निर्दोष। ये व्यवस्था थी गोरखों की। इसी तरीके से बौकाटी दीप, बौकाटी दीप में जो अभियुक्त होंगे उनके परिवार से संबंधित किसी भी सदस्य को पानी में तैराया जाएगा, जो सबसे लंबी अवधि तक तैरेगा वो निर्दोष, और जो रुका बीच में वो दोषी। इसी तरीके से घात का दीप, थोड़ा सा घात का दीप यहां पर इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि उत्तराखंड के समाज में इस तरीके की परंपराएं आज भी चलती हैं। दो तरीके से इंप्लीमेंट होती थी घात का दीप। एक, स्थानीय कोई मंदिर है, वैसे विशेषता कुमाऊं के क्षेत्र में जब घात का दीप लगाया जाता तो गोलू देवता का मंदिर बड़ा चर्चित था। क्लियर है? कहते हैं कि स्थानीय मंदिर में ले जाकर के अभियुक्तों के नाम, दो अभियुक्त होंगे, उन अभियुक्तों के नाम एक पर्ची पर लिख दिए जाते थे। ठीक, और एक व्यवस्था के अनुसार तो विशेषता ये थी कि पंडित जी क्या करेंगे, दोनों पर्ची में से किसी एक पर्ची को चुन लेंगे, जिसका नाम पर्ची में आया वो निर्दोष, और जिसका नाम नहीं आया यानी जो पर्ची नीचे ही रहेगी वो दोषी। दूसरी विशेषता ये थी कि कहते हैं कि मंदिर के स्थान पर या मंदिर के अंदर जो मूर्ति है, उस मूर्ति पर या तो रुमाल रख दिए जाएंगे दोनों अभियुक्तों के, या तो वो पर्ची के जो नाम है वो रख दिए जाते थे, और कहते थे कि 6 महीने के अंदर अंदर यदि किसी के साथ कुछ नेगेटिव अप्रोच होती है, कुछ घटना घटती है, तो वो एक तरीके से दोषी माना जाता है। तो कुछ इस तरीके की व्यवस्थाएं हम उत्तराखंड के क्षेत्र में आज भी देखते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ पोर्शंस थे जो आपके कुमाऊं में या गढ़वाल में गोरखों ने न्याय के रूप में स्थापित किए थे। मैं फिर कह रहा हूं, गोरखों के अनुसार ये बहुत सुव्यवस्थित न्याय देने का तरीका था, लेकिन पब्लिक के अनुसार कैसा था वो आप देख ही चुके हैं। आगे हम लोग इन गोरखों से संबंधित सेना का उल्लेख करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण इनकी जो कर नीति थी, उन कर नीतियों पर भी जिक्र करेंगे।
और उससे भी बड़ा चर्चित जो टॉपिक है वो है आंग्ल गोरखा युद्ध। उसी आंग्ल गोरखा युद्ध के अनुसार हम देहरादून का क्षेत्र हो, चाहे नैनीताल का क्षेत्र हो, चाहे कालापानी का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों को सिंगरौली की संधि के अनुसार किसको सौंपेंगे वो आगे देखेंगे। लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।